ओके, क्लास स्टार्ट करें। Am I audible to all of you? ओके, क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, so very good afternoon to all. Today our second class and today's topic is neonatology. ओके, नियोनेटोलॉजी के ऊपर जितने भी हमारे एमसीक्यूज है उसके ऊपर हम क्लास लेंगे, पर उसमें अगर कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं या फिर कुछ टॉपिक्स जो कवर नहीं हो पाएंगे वो हम मिसलेनियस क्लास में लेंगे। ठीक है, so today's first question is preterm babies are born before gestation of। प्रीटर्म बेबी पूछा गया है। फर्स्ट इज 37 वीक्स, 38 वीक्स, 39 वीक्स एंड 40 वीक्स। आंसर दीजिए। यस यस, ऑल आर करेक्ट। जो न्यूबॉर्न है, ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3। प्रीटर्म, टर्म एंड पोस्टर्म। ओके, जो प्रीटर्म का एज ग्रुप है दैट इज लेस देन 37 वीक्स। अगर एक बेबी 37 के पहले बॉर्न हो रहा है दैट कम्स अंडर प्रीटर्म। टर्म में आता है हमारा 37 टू 41 वीक्स एंड पोस्ट टर्म में आता है 42 वीक्स। क्लियर है सबको? हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता था, 37 वीक्स। प्रीटर्म बेबीज आर बोर्न बिफोर जेस्टेशन ऑफ 37 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डोज ऑफ इंजेक्शन विटामिन के। किसका डोज पूछा गया है? इंजेक्शन विटामिन के फॉर द बेबीज born with the weight less than 1 kg। एक बेबी है जो कि लेस देन 1 kg है, तो उनको हम कितना विटामिन के एडमिनिस्टर करेंगे? ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिए हैं 0.5 mg, 1 mg, 0.1 mg एंड 1 mcg। यस, ऑल आर करेक्ट आंसर। ठीक है, विटामिन के के बारे में और हम जो फॉर्मूला है विटामिन के लिए जो हम बेबीज के लिए यूज करते हैं वो है कि अगर बेबी प्रीटर्म है और लेस देन 1 kg है तो जो डोज ऑफ विटामिन के आएगा वो आएगा 0.5 mg। ठीक है, एंड इफ बेबी इज टर्म और मोर देन 1 kg तो हमारा जो डोज रहता है वो होता है 1 kg। ओके, सेकेंड थिंग, अब ये एडमिनिस्टर कैसे करते हैं? जो विटामिन के है दैट इज एडमिनिस्टर IM। ठीक है, इंट्रामैस्कुलर हम इसको देते हैं और हम देंगे कहाँ पे? सॉरी, मेरे ड्राइंग के लिए इट्स नॉट एग्जैक्ट एज इट शुड बी। ठीक है, IM एडमिनिस्टर किया जाता है इंजेक्शन विटामिन के, और उसका जो साइट अगर पूछेंगे तो ये जो एस्पेक्ट है, ये इतना पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं हम? वेस्टस लेटरलिस मसल। अगर क्वेश्चन आपको पूछा गया कि कौन से मसल में इंजेक्शन विटामिन की एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा वेस्टस लेटरलिस मसल। ओके, और इसके बाजू का जो पोर्शन है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दिस पार्ट,
इसको क्या बोलते हैं? फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल में हम कभी भी मेडिसिन इंजेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? एनी आंसर्स कि फीमोरल ट्रायंगल में हम कोई भी मेडिसिन क्यों नहीं इंजेक्ट करते? ठीक है, मैं बताती हूँ। फीमोरल ट्रायंगल में जो है ना, एक वैन नाम की चीज होती है। इस वैन का मीनिंग है फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल नर्व। यस प्रिया, यू आर राइट, फीमोरल नर्व। अगर हमने फीमोरल ट्रायंगल में कोई भी मेडिसिन इंजेक्ट की, चाहे वो इंजेक्शन विटामिन के हो या कोई और, तो वो ये फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल नर्व को डैमेज कर सकती है। सो अगर हमको डोज ऑफ विटामिन के साथ अगर हमको मसल पूछा गया तो आंसर हमारा आएगा वेस्टस लैटरलिस। अगर साइट पूछी गई तो इसको हम कौन सा एस्पेक्ट ऑफ थाई बोलते हैं? दैट इज एंटेरो lateral aspect of thigh। ओके, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि रिपीट चाहिए? एनीवन वांट रिपीट? क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? यस मेगा, वेस्टस लैटरलिस फॉर बिलो 18 ईयर्स। आफ्टर 18 ईयर्स तो हम जैसे यूजुअली जैसे ग्लूटियल मसल पे या फिर जो भी हमारे आईएम के साइट है वहां पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बट यूजुअली इन पीडियाट्रिक्स हम वेस्टस लेटरलिस एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में ही देते हैं। क्लियर? ओके, our next question, according to WHO hypothermia in infant is defined as। हाइपोथर्मिया पूछा गया है एंड वो भी अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है 36.5 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस एंड 37.2 डिग्री सेल्सियस। यस, ऑल आर करेक्ट, दैट इज 36.5 डिग्री सेल्सियस। हम हाइपोथर्मिया की इसमें अगर हम नॉर्मली टेम्परेचर देखें तो कितना होता है? 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस का रेंज है। ओके, यूजुअली अगर हम कभी भी अगर ऑप्शन में 37.5 डिग्री सेल्सियस होता तो 36.5 को ना करते हुए हम 37.5 को करते, बिकॉज कभी भी हायर वैल्यू को हमको प्रायोरिटी देना है। बट यहाँ 37.5 नहीं दिया है, 37.2 एंड 37 ही है, इसीलिए 36.5 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट होगा। ठीक है, हाइपोथर्मिया के कुछ ये देख लेते हैं हम। एक आता है माइल्ड, एक आता है मॉडरेट और एक आता है सीवियर। ठीक है, माइल्ड का रेटिंग कितना होता है? 36 टू 36.5 डिग्री सेल्सियस। मॉडरेट का 32 टू 36 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड सीवियर का लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस। ये जो माइल्ड है, माइल्ड हाइपोथर्मिया, ये सब, हाँ, माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया, सीवियर हाइपोथर्मिया। ओके, जो माइल्ड हाइपोथर्मिया है इसको कोल्ड स्ट्रेस भी कहा जाता है। अब कोल्ड स्ट्रेस में क्या होता है? इन कोल्ड स्ट्रेस अगर हम बेबी की बॉडी को टच करके देखेंगे तो जो चेस्ट है वो वार्म रहेगा। जो चेस्ट है, चेस्ट बोलो या फिर एंटायर बॉडी, बॉडी विल वार्म, और जो पेरिफेरीज है वो कोल्ड रहेगी। नो, माइल्ड में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर नहीं रहेगा प्रिया।
माइल्ड हाइपोथर्मिया में 36 टू 36.5 डिग्री सेल्सियस जो उसकी रेंज है, माइल्ड हाइपोथर्मिया को ही कोल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं। माइल्ड हाइपोथर्मिया में हमको बेबी कैसे लाएंगे, जो एंटायर बॉडी है वो वार्म रहेगी, ओनली पेरिफेरीज कोल्ड रहेगी। यस, दैट इज ओके। सो चेस्ट वार्म एंड पेरिफेरीज विल बी कोल्ड, तो उसी को कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। कोल्ड स्ट्रेस में हमको एक और सिम्टम देखने के लिए बोलते हैं, इसमें हमको जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कभी भी इंक्रीज रहेगा कोल्ड स्ट्रेस में। कोल्ड स्ट्रेस में पेशेंट जा रहा है, माइल्ड हाइपोथर्मिया में जा रहा है, तो एक तो हमको दो साइन से पता चल सकता है। फर्स्ट थिंग इज उसका जो बॉडी है वो वार्म रहेगा और जो उसके एक्सट्रीमिटीज पेरिफेरीज हाथ पैर जो है वो ठंडे रहेंगे। एंड सेकेंड इज जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। यूजुअली बच्चों का जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो 40 टू 60 होता है, तो उन बच्चों का 67, 78, 80 तक भी जा सकता है, बिकॉज पेशेंट कोल्ड स्ट्रेस में यानी कि माइल्ड हाइपोथर्मिया में है। ओके, क्लियर है? एनीवन वांट रिपीट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following are the components of the अपगार स्कोर? क्वेश्चन में पूछा गया है अपगार स्कोर। ठीक है, अपगार स्कोर किसने दिया था? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार इन 1952। ठीक है, अपगार स्कोर किसने दिया था? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार इन 1952। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमको? अवेयरनेस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर 2, that is apnea, pulse, grimace, activity, respiration. And C, appearance, pulse, grimace, activity, respiration. And appearance, pressure, grimace, activity, respiration. इसमें करेक्ट आंसर जैसा कि आप लोगों ने बताया है, आंसर सी इज करेक्ट ओनली, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। अपगार स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पीडियाट्रिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने जाने वाला जो टॉपिक है वो अपगार स्कोर है। अपगार स्कोर के वो हमको जो भी पैरामीटर्स है उसके साइन एंड सिम्टम्स दे देंगे, एंड हमको उसका टोटल स्कोर कितना आ रहा है वो बेबी का वो बताना होता है। या फिर कभी कभी कैसा क्वेश्चन पूछते हैं कि वो टोटल स्कोर देंगे और उसके बाद नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या करेगी। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन अपगार स्कोर से हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, अपगार स्कोर क्या है? इट इज अ स्कोरिंग सिस्टम used for evaluating an infant's physical condition at birth। जब एक न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है उस टाइमिंग पे उसकी फिजिकल कंडीशन को असेस करने के लिए जो न्यूबॉर्न असेसमेंट हम करते हैं, फर्स्ट न्यूबॉर्न असेसमेंट एट बर्थ, वो अपगार स्कोर उसी टाइम पे किया जाता है। ये कब कब परफॉर्म करते हैं? एट 1 मिनट एंड एट 5 मिनट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसका जो टोटल मैक्सिमम स्कोर है दैट इज 10, टोटल मिनिमम स्कोर इज 0 एंड नॉर्मल स्कोर बताइए अपगार स्कोर का। नॉर्मल अपगार स्कोर, नॉर्मल अपगार स्कोर कितना है? In some book it is 7 to 10, in some book it is 8 to 10 also, or we can say more than 7। ठीक है, and low अपगार स्कोर less than 7 out of 10। okay, ठीक है, क्लियर? इसमें एक और चीज हम देखेंगे, जब हम परफॉर्म करते हैं अपगार स्कोर एट 1 मिनट एंड 5 मिनट्स ऑफ बर्थ, जब हम फर्स्ट मिनट पे करते हैं तो इसके पैरामीटर्स देख लेंगे हम। अपीयरेंस में 0, 1 एंड 2 की रेटिंग दी जाती है। ओके, 0 में क्या देखते हैं? 0 में अपीयरेंस में क्या आएगा? ब्लू और पेल। एक तो बेबी पूरा ही पूरा ब्लू रहेगा, साइनोज्ड रहेगा, या फिर वो पूरा पेल रहेगा। ठीक है,
तो हम उसको 0 दे देंगे, 0 स्कोर। देन 1 स्कोर कब देते हैं, जब बेबी की जो बॉडी है वो पिंक रहेगी लेकिन एक्सट्रीमिटीज ब्लू रहेगी, उसको क्या कहते हैं, एक्रोसाइनोसिस। यस, करेक्ट प्रिया। देन 2 रेटिंग हम कब देंगे, जब पूरी बॉडी जो है वो पिंक रहेगी, ऑल ओवर द बॉडी पिंक कलर इज प्रेजेंट, ये हम अपीयरेंस में देखते हैं। देन पल्स, पल्स यानी कि वी कैन से हार्ट रेट, 0 कब देंगे, जब नील रहेगा। देन 1 रीडिंग हम कब देते हैं, लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है, एंड 2 देते हैं जब मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है। ओके। देन ग्रीमेस, ग्रीमेस में क्या देखा जाता है, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, हम पेशेंट एक स्टिमुलस, सॉरी वो बेबी एक स्टिमुलस के अगेंस्ट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, ये हम ग्रीमेस में देखते हैं। 0 रेटिंग हम देंगे जब बेबी नो रिस्पॉन्स करेगा, 1 देंगे जब वो रिस्पॉन्स करेगा बाय द एक्शंस बट विदाउट क्राई। ओके। देन 2 रेटिंग देंगे जब वो क्राई करेगा, कफ करेगा या फिर स्नीज कर सकता है, दीज ऑल आर द रिफ्लेक्सेस। ओके। देन एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी में फ्लैसिड मूवमेंट रहेगी, जो टोन ऑफ द मसल्स है वो कुछ भी नहीं है, एकदम स्टिफ है, फ्लैसिडिटी है वहां पे, तो 0 स्कोर आएगा। और अगर सम काइंड ऑफ फ्लेक्शन एक्सट्रीमिटीज का है, अंदर की तरफ हैंड को वो फ्लेक्स्ड कर रहा है, पैरों को फ्लेक्स्ड कर रहा है, देन स्कोर 1 आएगा। 2 स्कोर कब आएगा, जब गुड फ्लेक्शन है, कंप्लीटली जो बेबी है वो मूव कर रहा है अच्छे से, एक्टिव मूवमेंट्स प्रेजेंट है। देन हम देखते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन नील है, ओके, दैट 0 स्कोर आएगा। देन 1 स्कोर कब आता है, जब इरेगुलर स्लो ब्रीदिंग, एकदम ही डीप ब्रेथ एंड स्लोली इरेगुलर पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग वहां पे प्रेजेंट है। एंड 2 स्कोर आएगा जब बेबी ने इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एक गुड क्राई किया है, तो जो रेस्पिरेशन है दैट विल बी नॉर्मल। इस तरीके से हम अपगार स्कोर की रेटिंग से, जब एक न्यू बॉर्न जब न्यू बेबी बॉर्न होता है उस टाइमिंग पे हम उसका फिजिकल कंडीशन को असेस करते हैं। ओके। और अगर अपगार स्कोर लेस देन 7 है या फिर 3 to 10 है, 4 है, ये सारे कंडीशन में बेबी को एस्फेक्सिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नियोनेटल रिससिटेशन की भी जरूरत पड़ती है। सो अपगार स्कोर इज मैंडेटरी फॉर ऑल द न्यूबॉर्न्स। ओके, आपको समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the initial nursing action after the birth of a preterm baby with an Apgar score of 8 should be 2. इनिशियल नर्सिंग एक्शन पूछा है, वो भी एक प्री टर्म के बेबी के बर्थ के बाद, जिसका अपगार स्कोर जो है वो 8 आया है, तो फर्स्ट एक्शन उस नर्स का क्या रहेगा? ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट इज चेक, क्लैंप एंड ड्रेस अम्बिलिकल कॉर्ड, सेकंड इज असिस्ट द फिजिशियन एंड रिससिटेटिव मेजर with resuscitative measures. Then third दिया है, obtain the footprint and apply an identification band to the baby. Then quickly dry the baby and place in a controlled warm environment. ठीक है, आइए देखते हैं हम इसमें। चेक, क्लैम्प एंड ड्रेस अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, असिस्ट द फिजिशियन विथ रिससिटेटिव मेजर्स। अपगार स्कोर 8 है, रिससिटेटिव मेजर की जरूरत पड़ेगी क्या बेबी को? नहीं। ऑब्टेन द फुटप्रिंट एंड अप्लाई एन आइडेंटिफिकेशन बैंड, फुटप्रिंट लेना है उस प्रीटर्म बेबी का और आइडेंटिफिकेशन बैंड पहनना है, बैंड बनाना है। नो। क्विकली ड्राई द बेबी एंड प्लेस इन अ कंट्रोल्ड वार्म एनवायरनमेंट, यस, बेबी को ड्राई करना है और कंट्रोल्ड वार्म एनवायरनमेंट में रखना है टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया। चेक, क्लैम्प एंड ड्रेस अम्बिलिकल कॉर्ड, यस ये भी करना है, लेकिन क्या 2 आंसर्स हो सकते हैं? नहीं, हम प्रायोरिटी वाइज देखते हैं। अगर
तो देखो प्रीटर्म बेबी विद अपगार स्कोर बिटवीन 7 to 10 और अबव 7, जैसे कि हमने इसके पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया, रिससिटेशन की और फुटप्रिंट की कोई जरूरत नहीं है अगर अपगार स्कोर 7 to 10 के बीच में है, ठीक है। कॉर्ड शुड बी क्लैम्प्ड इनिशियली, cord should be clamped initially first after the delivery of baby, especially preterm baby, to prevent hypervolemia। क्या प्रिवेंट करने के लिए हमको ये करने की जरूरत है? क्लैम्प टू प्रिवेंट हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया कैसे हो सकता है? अब एक पहली बात तो प्रीटर्म बेबी है, उसका बॉडी सरफेस एरिया, उसका वेट सब कुछ बहुत कम है, और अगर हमने क्लैम्प नहीं किया अम्बिलिकल कॉर्ड को तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड है वो भी बेबी के अंदर जाएगा, जिससे कि बेबी हाइपरवोलेमिया में जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी अगर हम देखते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर होगा चेक अम्बिलिकल कॉर्ड एंड ड्रेस, सॉरी चेक clamp and dress umbilical cord, ठीक है। then quickly dry the baby and place in a controlled work environment, this is also correct but this is second priority, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज अगर हमको पूछा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा चेक क्लैम्प एंड ड्रेस अम्बिलिकल कॉर्ड बिकॉज इट इज अ प्रीटर्म बेबी एंड अपगार स्कोर इज आल्सो 8। सो ओनली जो हमको करने की जरूरत है कि बेबी को हाइपरवोलेमिया से प्रिवेंट करना है, जो कि हम कॉर्ड क्लैम्प करने से कर सकते हैं। देन प्रीटर्म बेबीज, ओके ठीक है इतना। नो, डी आंसर इज करेक्ट बट डी आंसर किस कब करेक्ट होगा? जब हमको सेकंड प्रायोरिटी पूछी जाती है। यहाँ पे प्रायोरिटी तो नहीं पूछी है बट कभी भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से ही हमको सॉल्व करना चाहिए। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया जाता कि द इनिशियल सॉरी द सेकंड प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ प्री टर्म बेबी विद एन अपगार स्कोर ऑफ 8 शुड बी 2, तब हमारा आंसर जो है ये डी वाला करेक्ट होता। ओके, अगर क्या किया जाता, एक मिनट, इफ हमारे इनिशियल नर्सिंग एक्शन की जगह पे यहाँ पे क्या दिया जाता, सेकेंड प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, तब हमारा जो डी है वो आंसर करेक्ट होता। ओके, क्विकली ड्राई द बेबी एंड प्लेस इन अ कंट्रोल वार्म एनवायरनमेंट, बिकॉज जैसे ही बेबी बर्थ लेता है सबसे फर्स्ट हम क्लैम्प करते हैं किसको? अम्बिलिकल कॉर्ड को। अम्बिलिकल कॉर्ड डिले नहीं करना है, इसको मैं आपको आगे में और अच्छे से डिटेल में लूंगी। अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करना फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, स्पेशली इन द प्री टर्म बेबीज। अदरवाइज प्री टर्म बेबी जिसका बॉडी सरफेस एरिया कम है वो हाइपरवोलेमिया में जा सकता है। ओके, सो जो क्वेश्चन हमको दिया गया था, द इनिशियल नर्सिंग एक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ प्री टर्म बेबी विद एन अपगार स्कोर ऑफ 8 शुड बी टू check, clamp and dress umbilical cord. This is the only correct answer. Okay, clear?
थैंक यू। जो डिले कॉर्ड क्लैंपिंग है इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है और कुछ नेगेटिव भी है, ठीक है। पॉजिटिव ऐसा है कि इट डिक्रीजेस चांस ऑफ एनीमिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चांसेस को कम करता है, क्योंकि जो बेबी का रिक्वायरमेंट है वो कॉर्ड, जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड है वो अगर बेबी में गया तो उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कम करता है, ठीक है। बीपी को अच्छा मेंटेन रखता है एंड बेबी को एक्स्ट्रा 20 to 40 ml ऑफ ब्लड बेबी गेट 20 to 40 ml ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड, ओके, एंड 30 to 35 mg ऑफ आयरन टू द न्यूबॉर्न। अगर हम डिलेड करते हैं तो 30 to 35 mg ऑफ आयरन भी एक्स्ट्रा मिलता है। दिस इज पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, ठीक है। पर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि जॉन्डिस, हाइपर बिलीरुबिनेमिया कॉज करता है अगर हमने बेबी का डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग किया तो, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था प्री टर्म बेबी में हाइपरवॉलेमिया कॉज करता है, ओके। देन पॉलीसाइथेमिया, बिकॉज बहुत सारा अगर ब्लड बेबी के इसमें हो गया, एक्स्ट्रा ब्लड जैसे कि जा रहा है, इफ पॉलीसाइथेमिया हो गया, ठीक है, असिम्टोमेटिक पॉलीथेमिया भी हो सकता है। तो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग के कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट, मदर ऑलरेडी एनेमिक है, ठीक है। पहली बात ऐसा है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कितना भी ब्लड रहे हमेशा कम ही पड़ता है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दे हैव लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। सो यस, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कर सकते हैं, बिकॉज बेबीज को 20 to 40 ml ऑफ ब्लड, दैट इज 30 to 35 mg ऑफ आयरन एक्स्ट्रा मिलता है। उनका अगर बेबी एनेमिक है, मदर एनेमिक है, तो बेबी को भी एनेमिया होने के चांसेस है, ठीक है। तो they will improve clinically if we are doing delayed cord clamping, but delayed cord clamping नहीं करने के जो कुछ पॉइंट्स है, हमको बेबी को हाइपरवॉलेमिया से बचाना है, हाइपर बिलीरुबिनेमिया से बचाना है, डेट इज जॉन्डिस से बचाना है, एंड पॉलीसाइथेमिया से, इसीलिए डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग नहीं करते हैं। अब क्लियर है प्रज्ञा? प्रज्ञा अभी ठीक है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग के लिए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, what is the primary critical observation of Apgar scoring? Heart rate, respiratory rate and grimace. yes, आंसर कीजिए। yes, all are correct. Heart rate is the most important indicator of health in the newborn. It should assess first before cutting the cord. कॉर्ड कट करने के पहले ही हमको बेबी का क्लैम्प तो हम इमीडिएटली कर देते हैं, लेकिन बिफोर कटिंग द कॉर्ड, बिफोर कटिंग द कॉर्ड, असेस हार्ट रेट एट 1 मिनट। जो हम अबगार स्कोर करते हैं ना, उस टाइम पे में क्लैम्प तो कर लेंगे, लेकिन कॉर्ड को कट करने के पहले ही हमको हार्ट रेट असेस करना है, बिकॉज अगर हमको हार्ट रेट कम लग रहा है तो टू ट्रांसपोर्ट सम एक्स्ट्रा ब्लड दैट बेबी इज रिक्वायर्ड, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा इसमें क्राइटेरिया है कि एक बेबी है, बॉर्न हो गया है, ठीक है, हम अबगार स्कोरिंग कर रहे हैं, उस टाइमिंग में जो सबसे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन जो कि हमको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना चाहिए, दैट इज हार्ट रेट। व्हाई इट इज हार्ट रेट? बिकॉज अगर पेशेंट बेबी ब्रेडी में है या फिर उसका हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से कम है, या फिर हमको हार्ट रेट मिल ही नहीं रहा है, तो उस टाइमिंग पे जो हमने कॉर्ड क्लैम्प करके रखे उसको हम फिर से ओपन कर सकते हैं, और जो कॉर्ड ब्लड है वो बेबी के अंदर जाएगा, जिससे कि बेबी का हार्ट रेट आ सकता है, बीपी इंप्रूव हो सकता है, सर्कुलेशन इंप्रूव हो सकता है। सो हार्ट रेट इज द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन इन अबगार स्कोरिंग, जो कि कब करना है? एट 1 मिनट ऑफ बर्थ। जो हम अबगार स्कोरिंग करते हैं बिफोर कटिंग द कॉर्ड, वी शुड असेस द हार्ट रेट ऑफ बेबी। ओके, क्लियर है?
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियोनेटल रिससिटेशन के ऊपर क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ नियोनेटल रिससिटेशन पूछा है। ठीक है, नियोनेटल रिससिटेशन ये कब जरूरत पड़ती है? एट बर्थ, स्पेशली बर्थ पे जब बेबी एस्फेक्सिया में होता है। एस्फेक्सिया का मीनिंग क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन टिश्यूज। ठीक है, बेबी एस्फेक्सिया में है क्योंकि उसके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बेबी ने इमीडिएटली बॉर्न होने के बाद क्राई ही नहीं किया। ठीक है, वो क्राई नहीं हुए तो लंग मैच्योर नहीं हुए। लंग मैच्योर क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो सर्फेक्टेंट है जो कि सरफेस टेंशन को कम करते हैं और एल्वियोलाइज में गैसेस भर के हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं, वो एक्टिविटी हुई नहीं बिकॉज बेबी डिडंट क्राई इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। आंसर्स क्या दे रहे हैं आप? बी, सी। ओके, ठीक है, देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं, नियोनेटल रिससिटेशन कब करते हैं? एट बर्थ। स्पेशली ये यूज होता है जब नियोनेटल असेसमेंट हम कर रहे हैं, हम हमारा अपगार स्कोरिंग कर रहे हैं, तो हमको जो स्कोरिंग है वो 0 to 3 0 to 4 में मिलेगा। ठीक है, एस्फेक्सिया रहेगा। तो फिर हम सबसे पहले ये एस्फेक्सिया क्यों होगा? बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्रेन। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्रेन क्यों है? बिकॉज लंग्स कोलैप्स है। लंग्स कोलैप्स क्यों है? क्योंकि जो सर्फेक्टेंट है उसका काम वहां पे हुआ ही नहीं, बिकॉज बेबी डिडंट क्राई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। सरफेस टेंशन, जो सर्फेक्टेंट है उसने सरफेस टेंशन रिड्यूस नहीं किया, जिससे कि जो लंग्स का इन्फ्लामेशन है या फिर लंग्स का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली नहीं हुआ, लंग्स कोलैप्स ही है और ब्रेन तक के जो ऑक्सीजन जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो रेस्पिरेशन की दिख रही है, बट इसका आंसर रेस्पिरेशन नहीं है। ठीक है, एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन, थर्ड मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन एंड फोर्थ इज चेस्ट कंप्रेशन। ठीक, इसका जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से है, टी, ए, बी एंड सी। टी फॉर आता है टेम्परेचर रेगुलेशन, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग एंड सी फॉर सर्कुलेशन। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेट कैसे होगा? जब हम बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी को रिसीव करते हैं, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, हम ओटी से बेबी को लेके सबसे पहले कहाँ जाते हैं? जहाँ पे पीडियाट्रिशियन जो है वो बेबी को असेस करता है, साथ में एक स्टाफ होती है। ये न्यूबॉर्न असेसमेंट, ये अपगार स्कोरिंग, ये सब होता कहाँ है? बेबी को रेडिएंट वार्मर में लेकर। क्यों? जस्ट टू yes Nikita, you want to say something or you want to ask something? टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए हम सबसे पहले बेबी को रेडिएंट वार्मर में लेते हैं, उसके बाद की ही हमारी सारी एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है टेम्परेचर, सेकंड एयरवे। ठीक है, एयरवे को हमको मेंटेन करना है, पेटेंट एयरवे रहना चाहिए। देन ब्रीदिंग, हम उनका रेस्पिरेशन को भी स्टेबलाइज करेंगे। एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के लिए क्या करेंगे? फॉर मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन वी हैव टू गिव चेस्ट कंप्रेशन। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन की बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर भी है, मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन भी है, मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन भी है एंड चेस्ट कंप्रेशन भी है। पर इसमें से हम आंसर कौन सा टिक करेंगे? अगर आपको डायरेक्टली पूछा गया है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? नो प्रिया, डी कैसे होगा? डी तो सर्कुलेशन के लिए है। जब उसका सीक्वेंस TABC है, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, तो सबसे पहले क्या आएगा? यस, आंसर मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर किसी ने भी फर्स्ट प्रायोरिटी कंपोनेंट ऑफ नियोनेटल रिससिटेशन हमको पूछा तो उसका आंसर आएगा मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो वे, जैसे ही
देखो डिलीवरी रूम का भी टेम्परेचर बहुत ही मेंटेन करके रखा जाता है ताकि बेबी हाइपोथर्मिया में ना जाए। सबसे पहले जब एक बेबी इंट्रा यूटेराइन से एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट में आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो उसमें उस बेबी को खुद को अपने आप को स्टेबल करने के लिए एडजस्ट करने के लिए कम से कम 1 वीक लगता है। वो नहीं अडेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, ऊपर से जो बेबी है वो एस्फेक्सिया में जा रहा है, ये सब हम देखेंगे, लेकिन क्या टेम्परेचर छोड़ देंगे? नहीं। तो सबसे पहले रेडिएंट वार्मर में लेने के बाद ही सारी जो है वो बेबी की एक्टिविटी होगी, वहां पे ही उसका एयरवे स्टेबलाइज किया जाएगा, उसके ब्रीदिंग स्टेबलाइज की जाएगी, चेस्ट कंप्रेशन देके सर्कुलेशन। और अगर ये क्वेश्चन में प्रायोरिटी नहीं है तो फिर आप मेंटेन जो सीक्वेंस अगर TABC का ही है, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, तो टेम्परेचर ही फर्स्ट आएगा ना। अगर हमारा सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होता ABCNT, ठीक है, तो कंपोनेंट में हम फर्स्ट ए लेंगे। कभी भी अगर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन पूछा है और कोई भी प्रायोरिटी नहीं पूछी, ना लीस्ट प्रायोरिटी पूछी है ना फर्स्ट प्रायोरिटी पूछी है, तो जो सीक्वेंस है उसमें जो भी फर्स्ट है दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है ये? किसी को डाउट है इस पॉइंट में? मेघा, मेघा आपको समझ में आया कि कैसे मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर हमारा आंसर इसमें है? नहीं समझ में आया? ओके, देखिए नियोनेटल रिससिटेशन के ऊपर ना मैं लगे तो एक दिन आपके लिए पूरा अलग से क्लास ले लेती हूँ। जब बेबी को, ठीक है, एक बेबी बॉर्न हो गया, समझ में आ गया क्या? रिपीट करूं? मेघा रिपीट, ओके ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब्स यूज्ड फॉर न्यूबॉर्न इज। एंडोट्रेकियल ट्यूब का क्वेश्चन पूछा है, न्यूबॉर्न के लिए कौन से साइज का यूज होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं 2.5 mm to 3.5 mm, 2.5 mm to 4 mm, 2 mm to 4 mm and 2.5 mm to 4.5 mm। ए कैसे होगा? ठीक है, देखते हैं। इन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, सबसे पहले एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की बात करेंगे। जब बेबी में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होता है तो कौन से ब्लेड यूज करते हैं? जो लैरिंगोस्कोप यूज होता है वो स्ट्रेट ब्लेड यूज होता है कि कर्व ब्लेड? यस, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में मिलर ब्लेड जो है स्ट्रेट ब्लेड यूज होते हैं। उसके भी साइजेस है। फॉर प्रीटम बेबी साइज 0, फॉर प्रीटम बेबी साइज 0 एंड फॉर टर्म बेबी साइज जो आता है 1 नंबर का हम यूज करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ईटी कौन सी यूज होती है? अगर हम टाइप ऑफ ईटी ट्यूब पूछते हैं तो वो कौन सी होगी? अनकर्व्ड। हम अनकर्व्ड ईटी ट्यूब क्यों यूज करते हैं पीडियाट्रिक्स में? टू प्रिवेंट प्रेशर एंड ट्रेकियल नेक्रोसिस। क्योंकि अगर हमने कर्व ईटी ट्यूब बेबी के इसमें डाला तो जो ट्रकिया है वो, जब हम कर्व जो सॉरी ईटी ट्यूब का जो कफ है उसको जब इन्फ्लेट करेंगे तो वहां पे प्रेशर बनेगा जिससे कि जो ट्रकिया है वो नेक्रोज हो सकता है, उसमें पूरा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, ड्यू टू कफ प्रेशर ऑन नैरो सबग्लॉटिक एरिया। साथ में जो बेबीज का सबग्लॉटिक एरिया है वो कंप्लीटली नैरो रहता है, इसीलिए जो भी हम ईटी ट्यूब यूज करते हैं पीडियाट्रिक्स के लिए दैट इज अनकफ्ड। ठीक है, अनकफ्ड ईटी ट्यूब शुड बी यूज। अब साइज ऑफ ईटी ट्यूब के ऊपर आते हैं हम। साइज ऑफ ईटी ट्यूब जो है वो इनर डायमीटर ऑफ ट्यूब हम उसमें देखते हैं, जो कि बेस्ड होता है वेट ऑफ द बेबी। किस पे बेस्ड होता है? वेट ऑफ द बेबी। इसका आंसर 2.5 to 4 mm है। कैसे है वो देखते हैं।
अगर लेस देन 1 kg का बेबी है तो 2.5 mm की ईटी ट्यूब यूज होती है, ठीक है। 1 to 2 kg का अगर बेबी है तो 3 mm का यूज होगा, ठीक है। अगर 2 to 3 kg का बेबी है तो 3.5 mm का, एंड अगर 3 to 4 kg का है तो 4 mm की ईटी ट्यूब यूज होगी। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने आंसर 2.5 टू, वेट, आप सब लोग इसके पहले आंसर दे रहे थे ए 2.5 टू 3.5 mm। ऑन व्हाट बेसिस आपको लग रहा था कि 2.5 mm टू 3.5 mm रहेगा? देखिए, कल भी मैंने जैसे बात की कि हर एक बुक में बेबी का जो बर्थ वेट है वो डिफरेंट है, ठीक है। बट अगर हम एवरेजली इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो 2.5 टू 3.8 है, ठीक है। तो ईटी ट्यूब की जब साइज की बात आएगी उस समय पे हमको पूरा लेना पड़ेगा, दैट इज 3 टू 4 kg, ठीक है। तो 4 mm, तो रेंज ऑफ ईटी ट्यूब साइज जो यूज होता है पीडियाट्रिक में दैट इज 2.5 mm टू 4 mm यूज होगा पीडियाट्रिक्स के लिए। ओके, क्लियर है? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन न्यूबॉर्न रिससिटेशन रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन टू ब्रेथ्स इज, ऑप्शन दिए गए हैं 15:1, 30:2, 15:2 एंड 3:1। 15:1 न्यूबॉर्न रिससिटेशन नहीं, 30:2 ये तो अडल्ट का है, 15:2 ये तो पीडियाट्रिक्स में यूज होता है, एंड 3:1 दिस इज यूज्ड फॉर द नियोनेटल रिससिटेशन। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या रहता है 3:1 में? देखेंगे 3:1, जो 3 रहता है दैट इज चेस्ट कंप्रेशन, और जो 1 है दैट इज बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। ओके, अब नियोनेटल रिससिटेशन में कौन सी टेक्निक यूज होती है? बेबीज में सीपीआर कैसे दिया जाता है नियोनेट्स में? नियोनेट्स में सीपीआर कैसे दिया जाता है? 2 फिंगर, यस। और टेक्निक कौन सी है? 2 थंब, 2 थंब एंड 2 फिंगर, 1 थंब। मैंने 2 थंब करके कंफ्यूज किया प्रिया आपको, तो आप 1 थंब पे आ गए। थंब और 2 फिंगर दोनों भी यूज होता है, यस प्रज्वल, राइट। हम एनसर्कल करते हैं बेबी को, ठीक है, जिससे कि हमारे दोनों थंब जो है वो बेबी के स्टर्नम के जस्ट नीचे आता है, ठीक है। और 2 फिंगर का जो टेक्निक है वो यूज होता है थंब एंड फिंगर। अगर मैं पूछूं कि थंब एंड फिंगर में से कौन सी टेक्निक बेटर है, विच टेक्निक इज बेटर, कौन से चेस्ट कंप्रेशन से बेबी का सर्कुलेशन ज्यादा बेटर होने का चांसेस है, विच वन इज बेटर अमंग थंब एंड 2 फिंगर? yes, thumb is better than finger. okay, so आंसर हमारा डी है। 3:1 रेशियो। ये किस तरीके से रहता है? 1-2-3 ब्रेथ, 1-2-3 ब्रेथ, 1-2-3 ब्रेथ। दिस काइंड ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन में हम रेशियो यूज करते हैं, ठीक है। देन अगर हार्ट रेट लेस देन 60 है, इफ हार्ट रेट इज लेस देन 60, तो क्या क्या करेंगे? चेस्ट कंप्रेशन प्लस हमारा बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ठीक है, जो कि रेशियो कितना है? 3:1। और अगर हमारा हार्ट रेट बेबी का लेस देन 100 है, मीन्स 60 to 100 के बीच में है, तो बैग मास्क वेंटिलेशन ओनली एम्बू करेंगे यहाँ पे। और अगर लेस देन 60 है तो हमारा चेस्ट कंप्रेशन के साथ में हम
एम्बू करेंगे, जो कि 3:1 में 3 चेस्ट कंप्रेशन देंगे, चाहे आप थम से दें या फिर 2 फिंगर से दें, और 1 ब्रेथ देंगे, 1 एंड 2 एंड 3 एंड ब्रेथ, 1 एंड 2 एंड 3 एंड ब्रेथ। दिस काइंड ऑफ नियोनेटल रिससिटेशन अगर हमने दिया, बहुत सारे नियोनेट्स रिवाइव होते हैं अच्छे से। ओके, अगर इन्फेंट में हम देखते हैं, ये नियोनेट का हो गया, ठीक है। इन्फेंट में चेस्ट कंप्रेशन प्लस बैग मास्क एंड वेंटिलेशन देते हैं, दैट इज 15:2 के रेशियो से। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैप्यूट सक्सेडेनियम। सबसे पहली बात, कैप्यूट सक्सेडेनियम क्या है? डी। अच्छा, ऑप्शंस है हमारे पास, मैक्सिमाइज साइज एंड फर्मनेस एट बर्थ, occur between skull and periosteum, increase size for 12 to 24 hours then stable, does not cross the suture line। ठीक है, कैप्यूट सक्सेडेनियम के बारे में देखेंगे हम। फर्स्ट थिंग इज देयर, जो कैप्यूट सक्सेडेनियम है, और एक चीज होती है सिफाल हिमेटोमा, सुना है सबने सिफाल हिमेटोमा, और एक होता है सबग्लियल हेमरेज। ये सब क्या है? These all are head swelling in newborn। ये जो तीनों ही चीज है ना, एक जैसी दिखती है पर एक जैसी है नहीं, ठीक है, ओनली लुक लाइक है। हेड स्वेलिंग इन न्यूबॉर्न, कैप्यूट सक्सेडेनियम, cephal hematoma and subglial hemorrhage, these all are head swelling newborn। डी आंसर नहीं है। अब कैसे नहीं है देखते हैं, पहले कैप्यूट सक्सेडेनियम के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा। इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिमम साइज एंड फर्मनेस एट बर्थ, बट हाउ, कैसे, ये अभी हम देखते हैं। ये हमारा पेरियोस्टियम हो गया, ठीक है, स्कल बोन, और ये उसके ऊपर जो है ये स्काल्प हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से, ये क्या है, स्काल्प है, एंड व्हाट इज दिस, पेरियोस्टियम, जो हमारी स्कल बोन है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, एडिमा है, इसी को बोलते हैं कैप्यूट सक्सेडेनियम। ओके, अब ये कैप्यूट सक्सेडेनियम होता कब है, ऑनसेट क्या है इसका, एट बर्थ, एंड सून आफ्टर बर्थ, या तो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट रहेगा, या फिर जैसे ही बर्थ हो गया है बेबी को उसके तुरंत बाद, ठीक है, ये ऑनसेट हो गया। इसकी रिकवरी कब होती है, 2 to 3 days आफ्टर बर्थ। देन ये मोर कॉमनली मीन्स कॉमन है, जब डिलीवरी होती है उस टाइमिंग पे ये मोर कॉमनली बेबीज में प्रेजेंट रहता है, कैप्यूट सक्सेडेनियम। ओके, अब इसमें होता क्या है, डिफ्यूज स्वेलिंग ऑफ फीटल स्काल्प, diffuse swelling of fetal scalp which crosses the suture line। जो suture line है हमारी कोरोनल sutures, ये सब चीजों को
वो क्रॉस करती है, दैट इज कैप्यूट सक्सीडेनियम। ठीक है, मैक्सिमम साइज रहेगा, साइज बड़ा रहेगा, और फर्मनेस एट बर्थ, क्यों? क्योंकि उसमें पानी भी भरा हुआ है। ठीक है, फ्लूइड है कैप्यूट सक्सीडेनियम में। ओके, अब ये होता कैसे है, इसका रीजन देखेंगे। मैं यहाँ समझा के देती हूँ, आई डोंट हैव स्पेस। ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड लेबर वीनस कंजेशन हो जाएगा। वीनस कंजेशन क्यों होगा? प्रोलॉन्ग्ड लेबर है, बेबी जो है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, हेड के ऊपर और मदर का सर्विक्स, ठीक है, पेल्विस की तरफ से, और यहाँ से बेबी का हेड। ये प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से ना उसके ऊपर फोर्स आएगा, प्रेशर आएगा, जिससे कि वहां पे वेन जो है पूरी की पूरी कंजेस्ट हो जाएगी, वीनस कंजेशन हो जाएगा, और वहां से फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जो फ्लूइड बेबी का जो स्काल्प है, पेरियोस्टियम जो बोन है हमारा, एक मिनट यहाँ पे सी हियर, जो ये पेरियोस्टियम मैंने बोन बताया, ये वाला जो बोन है, ठीक है, और ये जो यहाँ पे फीटल स्काल्प है, इनके बीच में फ्लूइड जो है वो लीक करके जमा होना शुरू हो जाएगा वीनस कंजेशन के वजह से, जो कि कैप्यूट सक्सीडेनियम जिसको हम बोलते हैं। एक मिनट, हाँ, गिव मी सम टाइम। सो यहाँ पे देखो, मैं एक बार रिवाइज करती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर समझ जाएगा। क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैप्यूट सक्सीडेनियम। कैप्यूट सक्सीडेनियम के बारे में पूछा। कैप्यूट सक्सीडेनियम क्या है? हेड स्वेलिंग इन द न्यूबॉर्न, और इसके जैसी जो सिमिलर दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है? सिफेल हिमेटोमा एंड सबग्लिलियल हेमरेज। ठीक है, ये सब एक हेड स्वेलिंग है जो कि न्यूबॉर्न में प्रेजेंट रहती है। अब ये जो कैप्यूट सक्सीडेनियम में ये कैसे होता है? ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर है, प्रेशर पड़ रहा है हेड के ऊपर, तो वीनस कंजेशन होगा और जो फ्लूइड है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे फ्लूइड इसमें फिल रहेगा। ऑनसेट कब होता है ये? बर्थ पे प्रेजेंट रहेगा या फिर सून आफ्टर बर्थ, आफ्टर अ बेबी गेट बॉर्न, उसके बाद भी हो सकता है। इसकी रिकवरी कब होती है? 2 to 3 days आफ्टर बर्थ, एंड इट इज मोर कॉमनली सीन इन द न्यूबॉर्न्स। होता क्या है इसमें? डिफ्यूज स्वेलिंग ऑफ द फीटल स्कैल्प व्हिच क्रॉसेस द सूचर लाइन। कैप्यूट सक्सीडेनियम सूचर्स लाइन को क्रॉस करता है। कौन सा है जो क्रॉस नहीं करता है? दैट इज सिफेल हिमेटोमा। ठीक है, सिफेल हिमेटोमा नेवर क्रॉस द सूचर लाइन। सिफेल हिमेटोमा भी सेम है, ये हमारा पेरियोस्टियम आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ से जो फीटल स्काल्प रहेगा यहाँ पे, लेकिन ब्लड रहेगा। ठीक है, हिमेटोमा में ब्लड रहता है, यहाँ सिफेल हिमेटोमा होगा। ओके, ऑप्शंस की तरफ। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज एंड फर्मनेस एट बर्थ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है रिगार्डिंग कैप्यूट सक्सीडेनियम। अब ये जो दिया है, ऑकर बिटवीन स्कल एंड पेरियोस्टियम, यस, एंड skull and periosteum increase size for 12 to 24 hours then stable and do not cross the suture line। ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट किसका है? सिफेल हिमेटोमा। ओके, आप लोगों को क्लियर है, समझ में आया कैप्यूट सक्सीडेनियम एंड सिफेल हिमेटोमा का डिफरेंस, और कैप्यूट सक्सीडेनियम के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स है वो क्लियर हुए? किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग कैप्यूट सक्सीडेनियम या फिर सिफेल हिमेटोमा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। डज एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। All of the following reflexes are present in the newborn baby except। न्यूबॉर्न बेबी में सारे के सारे जो रिफ्लेक्सेस है वो प्रेजेंट रहेंगे, किसी एक को छोड़ के। ऑप्शंस में है हमारे पास सकलिंग, रूटिंग, मेच्योर
pincer grasp and pupillary reflex. Yes, आंसर सी इज करेक्ट. मेच्योर पिंसर ग्रास्प जो है वो न्यूबॉर्न बेबी में नहीं रहता है. Why? Because it develops by 9 months of age. क्योंकि ये डेवलप ही 9 मंथ में होता है. मेच्योर पिंसर ग्रास का मीनिंग क्या है? ये दो टाइप का होता है, ठीक है. एक इमेच्योर भी होता है, इमेच्योर पिंसर ग्रास. इमेच्योर में बेबी अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्रास्प कर रहा है या पकड़ रहा है तो वो अपने दोनों हाथों के जैसे जो रिस्ट का एरिया है उसके बीच में वो उस बॉल को पकड़ेगा, ठीक है. और वही जो मेच्योर पिंसर ग्रास्प है, इन मेच्योर पिंसर ग्रास्प वो क्या करेगा? Baby will be able to pick up small objects with the tip of their thumb and index finger. इसमें क्या होता है मेच्योर पिंसर ग्रास में? Able to pick up some objects with the tips of thumb and index finger. That is mature pincer grass. और ये डेवलप कब होता है? एट 9 months ऑफ एज, ठीक है. मेच्योर पिंसर ग्रास हमारा करेक्ट आंसर है. बाकी के हम देख लेते हैं. मैं रिफ्लेक्सेस के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ. जो रिफ्लेक्स है वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है. एक होता है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स और एक होता है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. ये जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है वो डिसअपियर हो जाते हैं आफ्टर डेवलपमेंट, ठीक है. जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है वो कभी डिसअपियर नहीं होते, दे नेवर डिसअपियर. और रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या है? रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस. कोई स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स देती है या एक बेबी कैसा रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज रिफ्लेक्स, ठीक है. अब कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जो बेबी को जब वो बेबी बॉर्न होता है तो उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. जैसा कि ये दिया है सकलिंग, ठीक है. जो सकलिंग में क्या हो गया? टचिंग द निपल्स विथ लिप्स ऑफ द बेबी. बेबी अपने लिप्स से निपल्स को टच करेगा एंड देयर ओनली बेबी स्टार्ट्स टू सकिंग. तो ये सकलिंग रिफ्लेक्स बेबी में प्रेजेंट रहता है जब बेबी को ब्रेस्ट फीड कराया जाता है. ओके. देन रूटिंग रिफ्लेक्स, टच द चिक. क्या करेंगे आप? बेबी के चिक को अपने फिंगर से या फिर कोई ऑब्जेक्ट से टच करेंगे. जिस साइड आप, या फिर राइट चिक या फिर लेफ्ट चिक, एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने राइट चिक को बेबी को आपके फिंगर से टच किया तो वो उसी सेम साइड में मीन्स राइट साइड में अपना हेड टर्न करेगा. वो होता है रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है. देन प्यूपिलरी रिफ्लेक्स. प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में क्या होगा? जब भी हम एक बेबी जो है उसके आईज जब एक लाइट के रिस्पॉन्स में आएंगे तो जो प्यूपिल्स है वो अपने आप कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. दैट इज आवर प्यूपिलरी रिफ्लेक्स. ओके. रिफ्लेक्सेस क्लियर है? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लास्ट न्यूनेटल रिफ्लेक्स, द लास्ट न्यूनेटल रिफ्लेक्स टू डिसअपियर इज. सबसे लास्ट न्यूनेटल रिफ्लेक्स जो डिसअपियर होगा इन ऑप्शंस में से. ऑप्शन हमको दिया गया है रूटिंग रिफ्लेक्स, टोनिंग नेक रिफ्लेक्स, प्लांटार ग्रास एंड मोरोज रिफ्लेक्स. एक एक करके देखते हैं. जो रूटिंग रिफ्लेक्स है ये कब डिसअपियर होता है? 3 to 4 months ऑफ एज, ठीक है. टोनिक नेक रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है? टोनिक नेक रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है? दिस इज ऑल्सो सेम, डिसअपियर एट 3 to 4 months. देन प्लांटार ग्रास. प्लांटार ग्रास कब डिसअपियर होता है? एट 8 month ऑफ एज. डी कैसे होगा आंसर? मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है बताइए? प्रिया, मंजुला, प्लीज आंसर. मोरो रिफ्लेक्स कौन से एज ग्रुप में डिसअपियर होता है?
6 मंथ। तो फिर डी आंसर कैसे हुआ? 5 to 6 मंथ, 6 to 7 मंथ। ओके ओके, तो फिर ये बताइए प्लांटार ग्रास कब डिसअपियर होता है? प्लांटार ग्रास या फिर प्लांटार रिफ्लेक्स जो है वो कब डिसअपियर होता है? प्लांटर रिफ्लेक्स जो है वो 8 मंथ पे डिसअपियर होता है। तो लास्ट न्यूनेटल रिफ्लेक्स टू डिसअपियर इज सी। हमारा आंसर क्या होगा? प्लांटार ग्रास। डी आंसर नहीं होगा। ठीक है, हम टोनिक नेक रिफ्लेक्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे क्योंकि रूटिंग रिफ्लेक्स हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया था। टोनिक नेक रिफ्लेक्स में क्या होता है? ठीक है, बेबी का हेड समझिए, आप एग्जांपल लीजिए कि एक बेबी है वो राइट साइड में अपना हेड टर्न करके है। ठीक है, तो सेम साइड यानी कि राइट साइड की जो उसकी एक्सट्रीमिटीज है वो एक्सटेंड होगी। मींस बेबी राइट साइड में देख रहा है तो राइट साइड का हाथ और राइट साइड का पैर दोनों भी एक्सटेंडेड रहेंगे, और जो अपोजिट साइड एक्सट्रीमिटीज यानी कि लेफ्ट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है वो हाथ और पैर जो है वो फ्लेक्स्ड रहेंगे। ये होता है टोनिक नेक रिफ्लेक्स। मींस जिस साइड में बेबी का हेड है उसकी ऑपोजिट एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्स्ड रहेगी, और सेम साइड हेड जो हैंड और लेग है, ठीक है, वो दोनों भी एक्सटेंड रहेंगे। दिस इज टोनिक नेक रिफ्लेक्स। आपको टोनिक नेक रिफ्लेक्स समझा? टोनिक नेक रिफ्लेक्स समझा? टोनिक नेक रिफ्लेक्स समझा कि आप लोगों को रिपीट चाहिए? समझ रिपीट करना है मीनाक्षी? नो, ओके। देन प्लांटर, इसके बारे में हम बात करेंगे। मोरो रिफ्लेक्स के बारे में एक बार। जो मोरो रिफ्लेक्स है, मोरो रिफ्लेक्स में क्या होता है? सेमी सिटिंग पोजीशन, जैसे हमारी जो सेमी फाउलर पोजीशन है, सेमी सिटिंग पोजीशन में जैसे कि सेमी फाउलर काइंड ऑफ पोजीशन, जैसे 45 डिग्री में बेबी ऑलरेडी है जिसको हमने लिया है, और एकदम से हम उस बेबी को अपने तरफ खींच लेंगे पीछे की तरफ। जैसे ही बेबी को पीछे की तरफ खींचेंगे वो एकदम से एक्सटेंड होके फ्लेक्स हो जाएगी। उसकी वो जैसे डरते कैसे है एकदम से, पहले पूरी एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंड हो जाएगी, दोनों हाथ एक्सटेंड हो जाएंगे, पैर और जो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो भी एक्सटेंड होगी, एंड देन सडनली वो फ्लेक्स करेगा। ये होता है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स में बेबी सेमी फाउलर पोजीशन में या फिर सेमी सिटिंग पोजीशन में हम बेबी को बैठा के रखेंगे। वेट फॉर अ व्हाइल स्टूडेंट्स। ठीक है, सेमी सिटिंग पोजीशन में बेबी बैठा हुआ है, उसको हम एकदम से अपने तरफ खींच लेंगे 30 डिग्री के इसमें, फिर एकदम से पहले वो एक्सट्रीमिटीज जो है वो एक्सटेंड करेंगे एंड देन उसको फ्लेक्स करेंगे। ये है मोरो रिफ्लेक्स। आप लोगों को मोरो रिफ्लेक्स समझा? मोरो रिफ्लेक्स क्लियर है सभी को? ओके, प्लांटर ग्रास के बारे में बात करेंगे। प्लांटर ग्रास में ऐसा है कि we will touch any kind of object finger to the base or sole of the baby। कोई भी एक ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हम कैसे करते हैं? बेबी के सोल पे टच करेंगे। तो बेबी जो अपने फिंगर्स है, सोल के जो पैर के जो फिंगर है, टोज है, उसको उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए जो फिंगर्स है उसको वो कर्ल करेगा, अंदर की तरफ फ्लेक्स करेगा। ठीक है, दैट इज प्लांटर ग्रास, जो कि 8 मंथ में डिसअपियर होता है। आप लोगों को रिफ्लेक्सेस क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस विच आर प्रेजेंट एट बर्थ एंड रिमेन अनचेंज थ्रू आउट अडल्टहुड। ऐसे कौन से न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस है जो बर्थ पे प्रेजेंट रहते हैं और वहां से लेकर अडल्टहुड तक के वो अनचेंज रहेंगे, मीन्स दे विल रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन दिए गए हैं ब्लिंकिंग, कफिंग, रूटिंग एंड गैग रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड गैग रिफ्लेक्स, swallowing, coughing, rooting and sneezing,
Blinking, coughing, sneezing and stepping. Yes, answer B is correct. आइज ब्लिंक करना अभी भी होती है, कफिंग हमको अभी भी होती है, अडल्ट और जो अडल्टहुड में है उनको भी, जीडियाट्रिक्स को भी. Then sneezing and gag reflex. These are the reflexes which are present at birth and remains constant throughout adulthood. Blinking, coughing, sneezing and gag reflex are mature reflexes, and as we grow they do not disappear as they are needed for normal survival. They are known as protective reflexes. जैसा कि मैंने आपको बताया था, primitive reflexes जो कि disappear हो जाते हैं after baby gets developed या फिर जब development हो जाता है, and protective reflexes are the reflexes which never disappear. Okay. Then next question is, the practice of keeping mother and child together immediately after birth is known as. Yes, all are correct. आप लोग पीडियाट्रिक्स से शायद कुछ अच्छे से ही पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दे रहे हैं. Yes, correct answer is rooming in, which is very much mandatory for baby and mother because it enhance emotional attachment, bonding. ये सारा चीज rooming in जो है ये बढ़ाता है. So practice of keeping mother and child together immediately after birth is known as rooming in. Rooming in is the practice of keeping an infant in the same hospital. Screen is not visible. Kiran, now is it visible? Kiran, now is it visible? Screen is visible or not? Visible. Kiran, is it visible for you also? Kiran, screen is visible or not? ओके मैं कंटिन्यू करती हूँ. किरण, स्क्रीन विजिबल है नहीं है? Okay, rooming in is the practice of keeping an infant in the same hospital room along the mother immediately after birth. Okay. Next question is, the preterm infant's elbow may easily brought across the chest with no resistance is. एक प्रीटम का एल्बो अक्रॉस द चेस्ट, हमारी जो चेस्ट है उससे क्रॉस करके लेकर जा रहे हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस, इस साइन को क्या कहते हैं? सनसेट साइन, ग्रास्प रिफ्लेक्स, स्कार्फ साइन और टोनिक नेक रिफ्लेक्स. ये ग्रास्प रिफ्लेक्स और टोनिक नेक रिफ्लेक्स तो नहीं है, हमारे दो साइन बच गए, दैट इज स्कार्फ साइन एंड सनसेट साइन. इसमें से जो सनसेट साइन है ये किसमें होता है? हाइड्रोसिफेलस में. सो आंसर हमारा करेक्ट क्या है? स्कार्फ साइन. सी हियर. इस तरीके से ये प्रीटम बेबी का मसल टोन चेक करने के लिए स्कार्फ साइन किया जाता है. इस एल्बो को पूरी तरीके से क्रॉस किया है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, चेस्ट के क्रॉस करके. सो दिस इज स्कार्फ साइन. और सनसेट साइन हाइड्रोसेफेलस में होता है जिसमें कि जो आईसीपी है वो इंक्रीज रहेगा, जिससे पूरा प्रेशर पड़ने की वजह से जो आईज है वो कुछ इस तरीके से सनसेट की तरफ हो जाएंगे और जो हेड है वो पूरा इस तरीके से बड़ा रहेगा. ठीक है, दिस इज अ सनसेट. सॉरी, बहुत ही बेकार सी ड्राइंग है. So the preterm infant elbow may easily brought across the chest with no resistance is scarf sign. ठीक है, और क्यों यूज करते हैं? To assess the muscle tone, especially in the preterm babies. Okay. The next question, according to WHO, when should the mother start breastfeeding to the infant? Options है within 30 minutes after birth, within 18 hours after birth, after infant's condition stabilizes, and within a day after birth. See, according to WHO,
दो कंडीशंस दिए हैं उन्होंने, एक एनवीडी दैट इज नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी एंड सेकेंड इज इन LSCS। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में ब्रेस्ट फीडिंग जो है शुड स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, बट एज सून एज पॉसिबल नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में हमको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है। एंड इन LSCS इट इज विद इन 4 आवर्स आफ्टर बर्थ, बिकॉज सेडेशन में मदर रहती है, ठीक है, विद इन 4 आवर्स आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो इसके हिसाब से एज सुन एज पॉसिबल तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, हमको तो ऑप्शन में दिया है विद इन 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ, देन दिया विद इन 18 आवर्स आफ्टर बर्थ, आफ्टर infant's condition stabilizes and within a day after birth. So here correct answer will be within 30 minutes after birth, because हमको क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी है, ना LSCS बताया गया है और ना ही नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी बताया है। तो हम कंसिडर क्या करेंगे कि कोई डायरेक्टली उन्होंने टाइम पीरियड पूछा है कि बेबी को ब्रेस्ट फीड कब स्टार्ट करना है, और यहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल भी नहीं दिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता अकॉर्डिंग टू WHO व्हेन शुड मदर स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, और ऑप्शंस होते विद इन 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ, विद इन 18 आवर्स आफ्टर बर्थ, आफ्टर इन्फेंट्स कंडीशन स्टेबलाइजेस एंड एज सुन एज पॉसिबल, तो हमारा आंसर होता है एज सुन एज पॉसिबल। ओके, इसी के तरह क्वेश्चन होता अगर अकॉर्डिंग टू WHO व्हेन शुड द मदर स्टार्ट्स ब्रेस्ट फीडिंग टू द इन्फेंट, बट यहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो नियरेस्ट टाइम है दैट इज विद इन 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ। सो राइट आंसर इज within 30 minutes after birth a mother should start breastfeeding for the infant. Okay, next question is first form of milk secreted by breast during the first 3 days delivery is called. Yes, I know this is the very easy question, सबको ये पता है, कोलोस्ट्रम। थोड़ा सा मिल्क के बारे में देख लेंगे, ठीक है। ट्रांजिशनल मिल्क, ये जो ट्रांजिशनल मिल्क है ये कब स्टार्ट होता है, फ्रॉम 3 to 15 डेज ऑफ डिलीवरी। ओके, देन एक हिंड मिल्क नाम की चीज है जो कि छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ हिंड मिल्क से ही हमको पता चल रहा है ये लेटर ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है। ये थिक होता है, सिक्रीट होता है लेटर ड्यूरिंग द फीडिंग, फीडिंग कंटिन्यू रहेगी एंड लास्ट में ये मिल्क सिक्रीट होता है, ठीक है। लेटर फीडिंग में ये सिक्रीट होता है एंड इट कंटेन्स मोर फैट एंड एनर्जी। ये बेबी के हंगर को, मीन्स उनकी जो भूख है, जो हंगर है, उसको कंप्लीट करने के लिए हिंड मिल्क ही यूज होता है। स्टार्टिंग में जो मिल्क है वो ट्रांजिशनल, कोलोस्ट्रम, फॉर मिल्क ये सब आएगा, लेकिन हिंड मिल्क जो है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फैट एंड एनर्जी है, वो बेबी के हंगर को सफिशिएंटली कंप्लीट करता है। ओके, देन आता है कोलोस्ट्रम, ठीक है। कोलोस्ट्रम इसको हम फर्स्ट मिल्क बोलते हैं, विच इज हाईली रिच इन प्रोटीन, ठीक है, सिक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज ऑफ फर्स्ट 3 डेज ऑफ डिलीवरी तक के ये सिक्रीट होता है एंड इसमें हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज है, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज, स्पेशली कौन सा, IgA। ये क्वेश्चन पूछा गया है, which antibody is present in the breast milk, and that answer is IgA is present in the breast milk. This is the antibody which is present in breast milk. Okay, then next क्या है, fore milk. Fore milk, it is a diluted milk secreted at beginning of feeding. जब feeding start होती है, water की तरह पहले जो milk आता है that is fore milk. Okay, and which contains more water, protein, vitamin and sugar. Sugar रहता है, watery रहता है, that is fore milk. Okay, first form of milk secreted by breast during the first 3 days following delivery is called as colostrum. Okay, देन ट्रांजिशनल मिल्क कब होता है, फ्रॉम 3 to 15 डेज ऑफ डिलीवरी। हिंड मिल्क जो कि थिक है, जब फीडिंग स्टार्ट रहती है एकदम, जब फीडिंग कंटिन्यू है, लेकिन एट द एंड ऑफ द फीडिंग में जो है वो हिंड मिल्क सिक्रीट होता है, जो कि मोर फैट एंड एनर्जी कंटेन करता है और बेबी के हंगर को कंप्लीट करता है सफिशिएंटली। देन कोलोस्ट्रम जो कि फर्स्ट मिल्क है, फर्स्ट 3 डेज तक
ऑफ डिलीवरी के ये सिक्रीट होता है। हाईली रिच इन प्रोटीन है, इसमें एक एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है दैट इज IgA। ओके, देन फोर मिल्क जो कि डाइल्यूटेड है, ये वाटरी के रूप में होता है और जब फीडिंग स्टार्ट होती है, बिगिन होती है, उस टाइम पे फोर मिल्क सबसे पहले सिक्रीट होता है। इसके अंदर में वाटर, प्रोटीन, विटामिन एंड शुगर ये सब कुछ कंटेन करता है फोर मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ गुड अटैचमेंट। क्वेश्चन दिया है गुड अटैचमेंट, कौन सा गुड अटैचमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। अपर साइड एरियोला मोर एक्सपोज्ड देन लोअर, वाइडली ओपन माउथ, चिन टचेस द ब्रेस्ट एंड लोअर लिप इनवर्ड, ठीक है। ये चार ऑप्शंस दिए हैं। ए आंसर कैसा रहे, कैसे होगा? Which of the following is not a sign of good attachment? कौन सा साइन नहीं है, ये नहीं पूछा है कि कौन सा साइन गुड अटैचमेंट का है। ए आंसर नहीं है, ठीक है, देखते हैं। अपर साइड एरियोला मोर एक्सप्रेस देन लोअर, ऑब्वियसली जो अपर पार्ट ऑफ एरियोला है वो ज्यादा एक्सप्रेस होगा ना, क्योंकि लोअर पार्ट कैसे, वो तो बेबी के माउथ से पूरा कवर रहेगा, ठीक है। देन वाइडली ओपन माउथ, एक बेबी को जो निपल सक करने के लिए चाहिए तो उसका जो माउथ है दैट शुड बी वाइड ओपन, यस करेक्ट। देन ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ओके। एंड चिन टचेस द ब्रेस्ट, यस, जो बेबी का चिन है वो ब्रेस्ट को टच होगा, बट लोअर लिप मूव इनवर्ड, जो लोअर लिप है अगर वो अंदर की तरफ रहेगा तो हाउ बेबी विल सक आउट, क्या वो सक कर पाएगा? नहीं। सो करेक्ट आंसर है इसमें लोअर लिप मूव इनवर्ड। और अगर हम साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट देखें तो आता है अपर साइड एरियोला मोर एक्सपोज्ड देन लोअर, वाइडली ओपन माउथ, चिन टचेस द ब्रेस्ट एंड लोअर लिप मूव आउटवर्ड। जितना ज्यादा लोअर लिप मूव आउटवर्ड करेगा उतना ज्यादा बेबी सब क्लियरली करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, इसमें तो कोई गलत नहीं कर सकता। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स इन चिल्ड्रन इज, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का दूसरा नाम है वीनिंग, ये कब स्टार्ट करते हैं? ऑप्शंस दिए हैं आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स एंड आफ्टर 8 मंथ्स। ब्रेस्ट फीडिंग मैंडेटरी है, कब तक देना? ब्रेस्ट फीडिंग हमको देना ही है, कब तक? 6 मंथ्स तक के, ओके। तो आफ्टर 6 मंथ्स हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग दे सकते हैं। एज आप लोगों ने आंसर दिया है वो करेक्ट है, दैट इज आफ्टर 6 मंथ्स वी कैन इंट्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग टू द बेबी, ओके। Then complementary feeding can be started at 6 months, but breastfeeding should be continued. जो breastfeeding है continue करना है कब तक? up to 2 year of age, okay, और beyond of it, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। but the most appropriate time for introducing complementary food in children, yes, 3 years तक भी कर सकते हैं, but according to WHO it should be continue up to 2 years, जिसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं till 3 years of age also. Then last question, hemorrhagic disease, hemorrhagic disease of the newborn is caused by the deficiency of which vitamin? आंसर पुट करिए। यस, आंसर इज विटामिन के। वाई विटामिन के? बिकॉज हम सबको पता है विटामिन के कोएगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन के हेल्प करता है, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को हेल्प करता है सिंथेसिस होने के लिए विटामिन के? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 एंड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10। यस मंजुला। सो विटामिन के जैसे कि कोएगुलेशन के लिए हेल्प करता है। अगर बेबी के अंदर विटामिन के का डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली देयर विल बी हेमरेजिक डिजीज। थोड़ा सा विटामिन के बारे में देखते हैं।
विटामिन के हम क्यों एडमिनिस्टर करते हैं आफ्टर बर्थ? बिकॉज आफ्टर बर्थ विटामिन के सिंथेसिस इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल। विटामिन के बेबी में अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है। अब विटामिन के बेबी में अवेलेबल क्यों नहीं रहता? बिकॉज विटामिन के इज पुअरली, ये ट्रांसफर्ड है, ट्रांसफर्ड अक्रॉस द प्लेसेंटा। जब बेबी मदर के वूम में रहता है तो विटामिन के पुअरली ट्रांसफर होता है प्लेसेंटा से। ऑल्सो जो फीटल लीवर है, फीटस का जो लीवर है, जो फीटस लीवर है वो भी इमेच्योर, यस प्रिया, इमेच्योर होने के कारण स्टोरेज जो है विटामिन के का वो बहुत लो रहेगा, स्टोरेज लो ऑफ विटामिन के। तो जब बेबी बॉर्न होता है इसीलिए हम हमेशा इंजेक्शन विटामिन के एडमिनिस्टर करते हैं बेबीज को, ओके। अगर विटामिन के नहीं है, इट विल इंक्रीज चांसेस ऑफ ब्लीडिंग ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, ओके। सो हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन के। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आप मुझे बताइए, आप लोगों को क्लास अच्छे से समझा? शायद आप लोगों के लिए क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इजी थे, ऐसा कुछ है? क्वेश्चंस और टफ चाहिए? ओके, ठीक है। एनी डाउट? आज के टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? सारे ही डाउट्स क्लियर हुए हैं आपके? सारी चीजें आपको अच्छे से समझी है? ठीक है। अभी नियोनेटोलॉजी के रिलेटेड हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए, जैसे नियोनेटल सेप्सिस है, देन केएमसी बच गया, कंगारू मदर केयर, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर या फिर हाइपोग्लाइसेमिया, नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया, नियोनेटल जॉन्डिस। ये सारे हम जब मिसलेनियस एमसीक्यू क्लास लेंगे, जब हमारा सिलेबस और यूनिट के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा, उस टाइमिंग पे हम ये बचे हुए टॉपिक्स को एक साथ ले लेंगे, ओके। ओके, थैंक यू। Study well, take care, stay hydrated.